Good morning, students. I'm Dr. Vinita Srivastava, Associate Professor in Social Work, SMB Government PG College, नाथद्वारा। स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आनंदम का पाठ्यक्रम के विषय में कुछ जानकारी साझा करने के लिए पुनः एकत्रित हुए हैं। आनंदम पाठ्यक्रम के तहत क्या अंक प्रणाली है और परियोजनाओं का किस तरह से चयन किया जाना है, कैसे पूर्ण किया जाना है, उसके विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अपने कुछ गत वीडियोस में आनंदम के अवधारणा के बारे में हमने अपनी समझ बनाई थी। उन्हीं की निरंतरता में आज एक पावर पॉइंट के माध्यम से मैं आपके समक्ष आनंदम पाठ्यक्रम के विषय में कुछ और गहन जानकारी साझा करना चाहती हूँ, इस उद्देश्य के साथ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आनंदम को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और उसके तहत जो भी परियोजनाएं आपको चयन करनी है और पूर्ण करनी है, उसकी प्रक्रिया के बारे में भी आपकी एक समझ बन पाएगी। विद्यार्थियों, हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आनंदम पाठ्यक्रम एक क्रेडिट कोर्स है। क्रेडिट्स होंगे इनके और इसके मार्क्स जो हैं आपके मार्कशीट में अंकित किए जाएंगे। ये स्लाइड आपको आनंदम कोर्स के अंकों के विषय में जानकारी दे रही है। ये कोर्स 2 क्रेडिट्स का होगा और 100 मार्क्स का होगा। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं तो आपकी जानकारी के लिए हर सेमेस्टर में 50 अंक आनंदम पाठ्यक्रम को आवंटित किए गए हैं। अगर आप एनुअल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन में हैं तो आपको 100 मार्क्स के 2 प्रोजेक्ट्स पूर्ण करने होंगे। स्पष्ट होना चाहिए, सेमेस्टर सिस्टम में हर सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट पूर्ण करना है और एनुअल सिस्टम में आपको कुल मिला के 2 प्रोजेक्ट्स पूर्ण करने हैं। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि आनंदम कोर्स के लिए 100 मार्क्स आवंटित किए गए हैं। हालांकि आनंदम की अवधारणा के विषय में और इसकी प्रक्रिया के विषय में हम अपने गत कुछ वीडियोस में जानकारी डिटेल में प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं पुनः यहाँ आपके जानकारी के लिए ये जानकारी दे रही हूँ। आनंदम एक मैंडेटरी कोर्स है, ऑप्शनल कोर्स नहीं है। ये सभी को लेना आवश्यक है। इसके तहत 2 तरह के असाइनमेंट्स सभी विद्यार्थियों को पूर्ण करने हैं। डेली एन एक्ट ऑफ गुडनेस, जिसके बारे में हम अपने प्रथम वीडियो में बहुत डिटेल में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और दूसरा आपको परियोजना का चयन करना है। जहां तक पहला असाइनमेंट है डेली एन एक्ट ऑफ गुडनेस का, तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक्ट ऑफ गुडनेस को प्रतिदिन अपने रजिस्टर में अंकित करना है, लिखना है। ये रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। मूल्यांकन तथा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के लिए इस रजिस्टर को आपको न सिर्फ पूर्ण करना होगा वरन मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। अब दूसरे असाइनमेंट के बारे में बात करें, प्रोजेक्ट या परियोजना। मैं यह प्रोजेक्ट शब्द ही यूज करूंगी। तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट का चयन करना होगा। ये एक समूह कार्य होगा। आप 8-10 से लेके 15 विद्यार्थियों तक के समूह बना सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को समूह चयन करना होगा और उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए किसी एक मुद्दे का चयन करना होगा।
और उसके चयन के बाद उसकी सूचना, उसकी रिपोर्ट आप अपने मेंटर को देंगे। आपके मेंटर इस पाठ्यक्रम में कौन है, इसकी जानकारी आपको महाविद्यालय से प्राप्त हो जाएगी। एक बार आपने मुद्दे का चयन कर लिया तो फिर आपको सिनॉप्सिस बनाना होगा। जैसे साइंस के कुछ स्टूडेंट्स बनाते होंगे या फील्ड वर्क में इस तरह के सिनॉप्सिस बनाना आवश्यक होता है। तो आपको एक सिनॉप्सिस को तैयार करना होगा। सिनॉप्सिस की क्या रूपरेखा होगी, उसके बारे में भी मैं आज आपको जानकारी दूंगी। मुद्दे किस तरह के हो सकते हैं, कुछ तो सूची या सुझाव मैं आपको दे रही हूँ और आप लोगों से भी सुझाव आमंत्रित हैं। आप लोग चाहें तो किसी अच्छे मुद्दे के विषय में आप सुझाव दे सकते हैं कि इसके बारे में कुछ किया जाना आवश्यक है। मेंटर से आप डिस्कस कर सकते हैं या आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद हम उस पर आगे कार्य कर सकते हैं। परियोजना में किस तरह के मुद्दे का चयन किया जाए, इसकी विस्तृत जानकारी मैं अब आपको देने जा रही हूँ। इस पाठ्यक्रम के तहत आपको 2 परियोजनाओं का चयन कर पूर्ण करना है। परियोजना में आवंटित घंटे, टाइम स्लॉट तथा डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियो आनंदम की ओर एक कदम को देख सकते हैं। यहाँ हम परियोजना चयन से लेकर पूर्ण करने की प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुद्दों के चयन के विषय में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। साक्षरता कार्यक्रम तो है ही, साक्षरता कार्यक्रम के साथ साथ डिजिटल साक्षरता का महत्व भी आजकल बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थी, सीनियर सिटीजन, संगठनों सभी को ईमेल तथा वेबसाइट में मदद की आवश्यकता हो सकती है। तो इस संदर्भ में भी एक कुछ प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए या मदद करने के लिए इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। जीविका संबंधी परियोजनाएं भी आप ले सकते हैं। पानी, भोजन तथा जमीन का रख रखाव, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये जीविका संबंधी मुद्दे हैं। कहीं पर आपको किसी भी तरह का कोई ऐसा मुद्दा नजर आता है तो उसको लेकर परियोजना बना सकते हैं। स्वच्छता आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव या आसपास अगर आप देखते हैं कि कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है, उसको लेकर परियोजना बनाई जा सकती है। आसपास जमीन के रख रखाव के लिए पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के मुद्दे का आप चयन कर सकते हैं। गोद लिए हुए समुदायों को विशेष समय तथा सहयोग देने संबंधी परियोजनाओं का भी चयन आप कर सकते हैं। जैसे उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाना, प्रक्रियाओं में सहयोग देन जानकारी देकर सहयोग करना, इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। हम जानते हैं आजकल स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बहुत बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। आजकल आपको आसपास बहुत फ्रिक्वेंटली चाइल्ड लेबर्स कार्य करते हुए मिलेंगे। बहुत सारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम से छूट जाते हैं। गांवों में देखें तो अगर छोटा बच्चा घर में है तो जो बड़ा बच्चा है वो केयर टेकर की जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है। वो स्कूल नहीं जा पाते हैं या स्कूल से छूट जाते हैं तो उनको वापस स्कूल एजुकेशन में डालने का कार्य भी आप लोग कर सकते हैं। पेरेंट्स की काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के कार्य आप ले सकते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है आजकल स्वास्थ्य के संदर्भ में। स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, ड्रिल्स, शारीरिक व्यायाम, इसकी समाज को बहुत ज़रूरत है। हम सभी एक इस तरह के समाज में रह रहे हैं जहाँ पर लाइफस्टाइल डिजीजेस काफ़ी होती हैं, लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, और जिसका प्रभाव उनकी जीविका, उनकी लाइफ पर तो पड़ ही रहा है, पर पूरे देश के विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे नियर बाय कोई स्कूल है तो वहाँ बच्चों को आप योगा सिखा रहे हैं, उनको मेडिटेशन में हेल्प कर रहे हैं, या फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, या आप गांव के कुछ बच्चों को लेकर भी ये परियोजना या प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और आसपास अगर कोई स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ीज हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पर आप इस तरह के कार्य कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर को लेकर भी परियोजनाओं का चयन किया जा सकता है। पारंपरिक कला तथा संस्कृति के पुनर्स्थापन का कार्य भी महत्वपूर्ण है। पुराने धरोहर के रखरखाव संबंधी परियोजनाओं का चयन भी किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं आसपास नाथद्वारा के पास ही एकलिंग जी है, तो उसके आसपास जो बावड़ियां हैं वो किस तरह से हैं, पानी भरा रहता है पर उनमें कोई उपयुक्त रख रखाव नहीं है, एक तरह से वो इग्नोर कर दी गई हैं, शायद गवर्नमेंट से भी और सोसाइटी से भी। आजकल बहुत अच्छे कुछ असाइनमेंट्स ले रहे हैं लोग, जो आर्टिस्ट हैं वो ऐसी जगह जाकर अपनी आर्ट से उसको एक नई रूपरेखा दे सकते हैं। वहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटी या जो भी इंस्टीट्यूशन है रख रखाव के लिए, उसको आप आगाह कर सकते हैं, उसको एक ज्ञापन दे सकते हैं कि इसका उपयुक्त रख रखाव हो। उसके लिए आप मीडिया की भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से आर्ट और कल्चर के रिस्टोरेशन के लिए, अपनी जो परंपरागत सांस्कृतिक चीजें हैं उसके रख रखाव के लिए भी आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। पर्यावरण की देखभाल संबंधी परियोजनाएं भी तो ली ही जा सकती हैं। सांस्कृतिक विविधता को भी फोकस करते हुए परियोजनाएं ली जा सकती हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए मुद्दे का चयन करने के बाद आपको इस मुद्दे को अपने मेंटर को, टीचर को, गाइड को रिपोर्ट करना है, और उनके निर्देशन में एक सिनॉप्सिस तैयार करना है। सिनॉप्सिस में क्या क्या आपको देना है वो रूपरेखा मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।